नमस्कार, रूबरू शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन फनकार से, जिस गायक से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाने से पहले आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये सारे के सारे गीत किन्हीं जोरावर सिंह ने गाए हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, पर ये सच है कि ये सारे के सारे गाने जोरावर सिंह ने ही गाए हैं, क्योंकि माँ ने तो उन्हें यही नाम दिया था। पर शायद गीतों के मोती चुगते चुगते उनके गुरु की नज़र उन पर ऐसी पड़ी कि वो जोरावर सिंह से हंसराज हंस बन गए। उनकी आवाज़ किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, ऐसी आवाज़ जो कानों से होते हुए दिल तक और दिल के रास्ते से रूह में उतर जाती है। हंसराज हंस जी, नमस्कार। बड़ी मेहरबानी टीम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रूबरू में और एपिक स्टूडियोज़ पे। बहुत शुक्रिया। एपिक नाम अपने आप में बहुत बड़ा अहम है और ये जो हेरिटेज और हिस्ट्री को संभाल रहा है, जिसकी सख्त ज़रूरत है। शायद ये और कोई चैनल ना करता हो, लेकिन एपिक चैनल कर रहा है। सो वेलकम एंड थैंक यू। आप तशरीफ़ लाए और हम गुफ्तगू करेंगे। हमें भी पता है कि आपकी फैमिली में पुराना पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो म्यूज़िक लाइन में हो, पर आपने संगीत की दुनिया का चयन ही क्यों किया और कैसे ये सबब बन गया? मैंने चयन नहीं किया। जैसे कि आपने बोला कि कोई भी म्यूज़िक हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन संगीत ने या मालिक ने, जो क्रिएटर है, हम सबको ये वजूद देता है, रूह देता है, दिल देता है, ज़हन देता है, सोच देता है, जो धड़कता है, इसको कंसंट्रेशन के बिना, मोहब्बत के बिना, इश्क के बिना नहीं हासिल किया जा सकता। सो मालिक ने मुझे इश्क सुर से करवा दिया था शुरू में। स्कूल में मेरे टीचर साहिबान, जिनका बहुत गहरा रोल है, वो बाल सभा लगाते थे। मैं बचपन में ही था, छोटी सी उम्र थी, जब एक प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से आता था, तो मुझे देवी साई सनातन धर्म स्कूल बस्ती 9, पहले मैं अपने गांव में पढ़ा, फिर शहर आ गया, फिर मुझे गांव वाले ले गए। तो ये जब बस्ती में पढ़ता था तो फिर मुझे जलंधर रेडियो पे ले गए, बच्चों के प्रोग्राम में, बाल जगत में, काफ़ी अर्सा उस वक्त रेडियो ही होता था। फिर मैं डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मेरे लिए एकदम बहुत, उस वक्त नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज डीएवी ही था। मेरे लिए तो आज भी वही है। जी। तो बहुत स्वच्छ, कहते हैं ना, स्वच्छ भारत। मैं गांव से आया था, छोटे छोटे स्कूलों में फट्टी पे लिखते थे। फट्टी पे भी शुरू में लिखिया, और मट्टी में भी बैठते थे। तो एकदम ये मुझे लगा कि खुल जा सिम सिम, जैसे किसी स्वर्ग में, बहुत स्वच्छ। जब स्वच्छ भारत कहते मुझे डीएवी याद आता। मेरे लिए बहुत, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, बड़े वेल ऑफ घरों से आते थे, बड़े सुंदर लिबास पहनते थे। मैंने वही चोला सा डाला होता था। और जब यूथ फेस्टिवल वहाँ हुआ, पहले ना, यूथ फेस्टिवल नहीं, टैलेंट फाइंडिंग कंपटीशन हुआ, तो नोटिस बोर्ड पे लिखा देखा, तो मेरा एक दोस्त था रणधीर तेरा, वो रेसलर था, एथलीट था। कहने लगा, यार तुम भी अप्लाई कर दे दो वहाँ कंपटीशन। मैंने कहा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो बेचारे पजामे जाए वाले लोग हैं। तो कहने लगे, नहीं, भर दे। हम गए, ऑडिटोरियम था डीएवी का, हम पीछे बैठ गए। तो बारी आई तो मैंने एक तारे से एक गीत गाया। जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो हैरानी की हद कोई नहीं। वो बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ बाद में हासिल हुआ, लेकिन जो पहली बार जब मुझे कहा गया कि फर्स्ट हंसराज हंस, हंसराज उस वक्त कहते थे, हंस बाद में लगा दिया उस्ताद जी ने। लेकिन मैं उस वक्त पैदल भी चलता था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उड़ रहा हूँ। अजीबो गरीब कैफियत होती थी, सुरूर होता था, एक नशा होता था उस वक्त अजीबो गरीब। मैं आई कांट एक्सप्लेन। आपके फादर साहब का क्या रिएक्शन होता था? मेरे फादर साहब सरदार अर्जुन सिंह जी, वो पिता माता के, रब से भी पहले माता पिता के शुक्रगुजार मेरे माता जी अजीत कौर जी हैं, सरदार अर्जुन सिंह। वो थोड़ा सख्त मिजाज थे। अब मैं सोचता हूँ कि मैं जब बच्चों के बारे में, अपने मेरे बेटे
उनके बारे में जब मैं वरीड था उनको समझाता था, फिर पता चला कि बाप का रोल ऐसा ही होता है। और सूफीज़म एक ऐसी बात है, उसमें सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर विदाउट एनी कंडीशन। और जब सरेंडर कर देता है मालिक के आगे, अपने उस्ताद के आगे, अपने पीरो मुर्शिद के आगे, फिर वही उंगली पकड़ के आगे आगे लिए जाता है। सरेंडर करना मुश्किल बहुत है, क्योंकि आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, अपनी सोच अगले की जेब में डाल देनी। रात को कहे रात तो तारे नजर आने चाहिए, ये नहीं कि ऐसे मान जाओ। सुन, वो कह दे बेटा दोपहर को रात है, कैसी रात में, तो गहरी रात और तारे नजर आने चाहिए। हाँ जी, तो दिन को दिन कहे, ऐसी था। जब मुझे बहुत समझ आ गई, मुझे गलत फहमी हो गई कि मुझे बहुत समझ आ गई, तो मेरे उस्ताद जी ने एक आर्टिस्ट का नाम लिया, कहते बड़ा अच्छा ये गाता है, जस्ट चेक करने के लिए। मैंने कहा हाँ जी ये बहुत अच्छा। कहते बेटे तेरे को पता नहीं था कि ये जो मैंने नाम लिया उस सिंगर का गलत है। मैंने कहा नहीं जी, जब आपने वो नाम लिया तो मुझे वही नज़र आने लगा। तो फिर उन्होंने कहा ओके रिपोर्ट। वाह वाह, क्या बात है। सरेंडर करना ज़रूरी है इसमें। वाह जी वाह। हाँ, आर्टिस्ट होना एक और तरह की बात है। बिल्कुल। तो आपके जो फ्रेंड हैं सतनाम सिंह गिल, अगर मैं उनकी बात करूं, जिक्र करूं, तो उनके साथ आपका बहुत ही प्यारा एक इंसिडेंट जुड़ा है शुरुआती दौर में। आप वो हमारे दर्शकों के साथ अपने शब्दों में बयां करें। वो मेरे लिए फरिश्ता है, मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए रब भी है धरती पे। जैसे बचपन में हम इकट्ठे पढ़े, आजकल उसका तबीयत ख़राब है जर्मनी में, मालिक उनको तंदुरुस्ती दे। और मेरा पूरी दुनिया में कहते तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये उस दौर का शेर है जब हर शख्स दोस्त नहीं होता था। आजकल तो ट्रेंड है ना जी। ट्रेंड इज बोलो सो मैनी फ्रेंड। तो वो मेरा एक ही दोस्त है, वो बस उसी ने मेरा रिकॉर्ड बनाया, उसी ने प्रमोट किया, मुझे अंधेरे से उजाले तक ले जाने वाले वही हैं, पहला रिकॉर्ड बनाने वाले। तो आज भी वो जैसे आपके इन टच हैं, जैसे आपने बोला मैं आपके इन साथ टच ही हैं। उसी से हूँ। बिल्कुल, मेरे शब्दों में शायद कमी है, मैं आपकी तरह बहुत मैं अच्छा। रब से तो रब ना किसी ने शायद देखा है, रब देखने वाली चीज़ भी नहीं है, रब फील करने वाली चीज़ है। अगर किसी शक्ल में देखा तो मैंने दोस्तों में ही देखा है। HMV का जो रिकॉर्ड आपका 1983 में, जब जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरा, वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? वो इसी ने, ये दिल्ली चले गए थे, मैं अकेला रह गया था। ये फिक्र आया ब्राह भेज के मुझे दिल्ली बुलाते। मैं 11वीं 12वीं में पता नहीं पढ़ता, पहली बार दिल्ली देखी थी। ये पता नहीं था तमाम दुनिया का बाद में सफ़र करूँगा। तो वहीं पे सारा इन लोगों ने, पहले गाना सुनते रहते, दारू दूरू भी पीता है, मुझे बहुत बुरा लगता दारू पीने वाला, लेकिन वो मुझे कभी नहीं उसका, ना मुझे बैड स्मेल कभी महसूस हुई, ना उसको मुझे कहा चल ठीक है यार जो ये करता ठीक है। एक दिन मैंने कहा यार दारू पिए जाते हो, गाना ही मेरा सुनते रहते हो, मैं उदास हो गया हूँ, वापस भेज दो मुझे क्यों बुलाया है? कहते बताएंगे क्यों बुलाया है। इन्होंने अपनी कंपनी बना के श्योरिटी दी और रिकॉर्ड के पीछे लिखा हुआ है कोलैबोरेशन विद गिल को। जैसे आपने भी बोला कि डरते थे, उस टाइम सूफीज़म का माहौल नहीं था। यस। तो आपसे यही पूछूंगी कि आपने फोक भी गाया, आपने क्लासिकल भी गाया, आपने गुरबानी भी गाया। आप बेसिकली जालंधर के विलेज शफीपुर विलेज से हैं, तो पंजाबी एक लड़का है हमारे साथ, है ना? तो आप में पंजाबियत है आप में, फिर भी आपने सूफीज़म का चयन ही क्यों किया? मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि चयन नहीं किया, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद जी ने जैसे गूंगे को बोलना सिखा देते हैं, ऐसे सिंगर बनाया। जब सिंगर बन जाता है बंदा, सिंगर तब बनता है जब इसकी ग्रामर समझ आ जाए। आप जिस भी बिजनेस में हैं, चाहे आप एंकर हैं, चाहे वो कैमरा चला रहे हैं, चाहे टेलीकास्ट हो रहा है, अगर उस काम को टेक्निकली नहीं समझते आप, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते जी। तो उन्होंने मुझे पहले बेसिक नॉलेज दी, फिर मुझे रागों का ज्ञान दिया। जब आपको थोड़ा क्लासिकल आ जाता है तो फिर आप वर्सेटाइल आर्टिस्ट हो जाते हैं। जी। फिर आप कुछ भी गाएं। फोक तो हमारी रगों में, खून में,
यानी रूह तक बसा हुआ, जिस धरती में भी बंदा रहता है ना, वहाँ के लोकगीत उसकी होते हैं रूह में। उसके अलावा फिर कैटेगरिकली है कि क्लासिकल गा लिया, सेमी क्लासिकल गा लिया, गज़ल गा ली, फोक गा लिया, गुरबानी और भजन, क्या क्या नहीं किया मैंने। वर्सेटाइल यानी आर्टिस्ट। पंजाबी फिल्में, नॉन पंजाबी फिल्में, हिंदी फिल्में, 3 इंग्लिश फिल्मों में भी मैंने गाया है। पहले मॉनसून वेडिंग थी, फिर बैंड लाइक बैकम, रिसेंटली वॉइस राइज हाउस, इंडिया में उसका नाम है पार्टीशन 1947 जो अभी पिछले साल रिलीज लोगों ने बनाई है जी। तो आहूजा साहब से लेकर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब तक जी, और ए.आर. रहमान साहब तक, बड़े अजीबोगरीब दौर है और बड़ा खुशनुमा दौर है। अच्छा, बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगिंग की अभी आपने बात की, तो अगर मैं वो बात करूं तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो कैसा एहसास था आपका उस टाइम? मैं तो इधर रहता था जलंधर में जी। इलाकाई सिंगर था, रीजनल सिंगर जिसे कह लो। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने, मुझे फिल्म थी कच्चे धागे जी, तो महीना भर वहाँ लगे रहे, कुछ पता नहीं अच्छा गाया होगा, वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने डिस्कस किया कि वो हंस को बुलाओ, हंस कहते थे वहाँ मैं गया, क्या गाना गा के देखो, तेरे से गवाना है। अच्छा। मैं कहाँ सुन, मैं क्या, बहुत मुश्किल लगता, स्केल भी बड़ा ऊंचा था, तान बड़ी अजीबोगरीब थी, ख़तरनाक तान थी, ना सोचना है ना दोबारा कहना है, बस फिर गा दिया कच्चे धागे में। अच्छा, अगर फिल्म्स की ही बात करूंगी, जैसे बिच्छू में भी आपने सॉन्ग गाया, टोटे टोटे हो गया, जब वो गाने का कोरियोग्राफी चल रहा था तो वो क्या इंसिडेंट था कि आप वो स्टेप पकड़ नहीं, जैसे आपने बोला कि आपको डांस तो आज भी आप डांस में थोड़ा टाइट है, तो उस टाइम पे वो क्या इंसिडेंट था कि कोरियोग्राफर का वो स्टेप आप पकड़ नहीं पा रहे थे? और पंजाबी में एक कहावत है जी, अल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। जी, बंदा कुछ नहीं है, बंदे का वक्त है। जब स्टार उसके हक में आते हैं तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव आ जाती, जो प्लस जो माइनस हैं वो प्लस में बदल जाता है। तो उस वक्त गणेश, जो अब भी डांस डायरेक्टर हैं बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के, जी, उन्होंने वो कोरियोग्राफी करनी थी। रैम्बो एक जी, हैं डांस के, रैम्बो मैंने देखा कुछ रियलिटी शोज में जजमेंट पे भी वो होते हैं, असिस्ट करते थे उस वक्त गणेश जी को। हाँ, गणेश जी ने स्टेप समझाए, उनको बोला इसको थोड़ा समझा देना, 1 2 3 4 करके गिनती मिनती, तो मुझे स्टेप समझा रहे, तो मैं 10-15 मिनट तो उसका कहा माना। फिर मैंने कहा यार मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करना यार गाना। तो कहने लगा गणेश ये करो, ये कर दो। जब रब मेहरबान हो, मैंने देखा 50,000 बंदे की ऑडियंस है और सारे ही कर रहे हैं, टोटे टोटे हो गया दिल टोटे। मैं क्या, बल्ले तेरे रब्बा, माय गॉड, बल्ले तेरे, वाह वाह। ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही को बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। वाह, टोटे टोटे, एग्जैक्टली। हमने उसके बाद मैंने अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी होटल की ओपनिंग थी, अनिल कपूर साहब मिले, ओके, तो किसी ने बताने की कोशिश की कि ये सिंगर है, क्या कमाल है, कहते मेरी फिल्म का सबसे अच्छा तो गाना इसने गाया, नायक फिल्म आई थी ना जी, नायक जी, उसमें गाया था। तो फिर बाद में सिलसिला चल पड़ता है, लेकिन पहले पहला प्यार, पहला इश्क, पहला गाना, पहली कामयाबी, पहली कार, पहला स्कूटर, पहला साइकिल, ये चीज़ें कमाल होती है। हाँ, ना भूलने वाली चीजें Yes. होती हैं। और उसके बाद तो आपका ये तो आपका एक वो आपका ही एक साइन हो गया फिर कि बंदा हर तरह हर माहौल में यूज्ड टू हो जाता है। जी, जैसे बेचारा बीमार भी एक दिन सोच ही लेता है कि ऐसे ही ज़िंदगी मिलेगी, ऐसे एक बहार आती है, उसमें भी बंदा सोचता है कि ठीक है, ये भी ठीक है। तो एक बंदा लोनली है, उसको भी लगता है अगर मेरी ज़िंदगी में तन्हाई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो जीने लगता है, यूज्ड टू हो जाता है। फिर उसको एकदम मोहब्बत मिलती है, उसको वाह, उसको ये दुनिया जन्नत लगने लगती है, तन्हाई दोज़ख लगती है, तन्हा तो कोई हो ही ना बंदा। तो इस वजह से ये फिर बाद में बंदा यूज्ड टू भी हो जाता है। लेकिन मैं कभी यूज्ड टू नहीं हुआ, मेरे लिए हर दिन उत्सव है। हाँ,
हर दिन हर लम्हा उसको मैं जीता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे जीने का शौक है। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, आपके ये जो सुनहरी बाल हैं इनका क्या राज है? उनका रंग भी फेर था, उनके बाल भी ऐसे थे, माँ के पिताजी भी ऐसे थे। तो बस वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलता भी रहता है। एक वक्त था गोल्डन थे, जी। एक वक्त था कि स्नान करके शावर लेके 1 मिनट में अगर कंघी कर ली तो हो जाती थी, नहीं तो लोहे की कंघी भी टूट जाती थी। ओह। वक्त के साथ अब जो वो है वो कम होते जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहिए वो बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। कोई इधर से निकल रहा, कोई इधर से निकल रहा, इधर से कम भी हो रहे हैं। तो मैं हर हाल में वेलकम भी कहता हूँ और मज़ा लेता हूँ, हर शक्ल का, हर लम्हे का, हर गेटअप का, मुझे कोई फिक्र नहीं होता। तो लेकिन ये बालों का चक्कर ये है कि गाना मेरा कम मशहूर हुआ, ज़्यादा बाल ही नहीं हुए। कहने लोग स्टेज पे आके सा लगाते हैं, जब सुर देखते तो जो ये करने लगता है। शफीपुर पिंड विलेज की, अगर शफीपुर गांव की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप शफीपुर से जब जलंधर सिटी में शिफ्ट हो गए, तो आज भी आपका घर वहाँ पे मौजूद है, और अगर आज भी आप उस विलेज में कभी जाएं या जाते हैं तो कैसा आपको रिस्पांस मिलता है? देखो, जहाँ बंदा पैदा होता है ना, जीता वही है, रहता वही है, शिफ्ट कहीं भी हो जाए। जब तो मैं जागता हूँ तो मुझे पता है मैं जलंधर हूँ, कभी मैं लंदन होता हूँ, कभी यानी कैलिफोर्निया हूँ, कभी जर्मनी के कंट्री साइड में घूमता हूँ। मुझे पता है किस कंट्री में किस जगह है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। जब सो जाता हूँ तो वही बरगद का वृक्ष और मेरे दोस्त। अभी आया हुआ था कि मैं, हालांकि मेरा मूड नहीं था उठने का, कहने लगे शफीपुरों आया बंदा, ਉਹਦਾ ना सादा आया दर्शन केंद्र। मैं उन्होंने रोके, आ जाओ। जब भी मैंने फुर्सत मिलती है मैं अपने गाँव ही चले जाता हूँ। वही लोग मेरे दोस्त। अगर मेरे पे रब कर्म ना करता तो मैं सोचता हूँ मैं वहीं पे रहना था, वो भी कोई बुरी बात नहीं थी। जैसे मैंने बोला कि हर बंदा यूज्ड टू है जहाँ रहता है, लेकिन वो उनको लगता है कि ये कोई शायद ऊपर से आ गया। हाँ, पहली बार मैं इंग्लैंड से, कहने लगी हंसराज सोने के बाल लगा के आ गया। वहाँ से कुछ और थोड़े अच्छे हो गए होंगे, इंग्लैंड पहली बार जब गया। तो उनको लगता है कि देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बिहेवियर ऐसा होता है कि उनको फील ना हो कि मुझे पता नहीं क्या सुरखाब के पर लग गए हैं। वैसा ही एक्सेंट, वैसा ही पहरावा, वैसी बातें हम करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे दोस्तों को भी, मेरी बिरादरी को, मेरे कुनबे को भी अच्छा लगता है। जब भी फुर्सत मिलती है मैं शफीपुर चल जाता हूँ। ये ज़ुबान, ये लहजा, ये गुण कैसे आया आपके अंदर? ये बस देखो ना, हम्बल बंदा, विनम्र कोशिश करके हो सकता है ना, इगोइस्टिक या हौमे वाला बंदा हो सकता है। सॉफ्ट स्पोकन या काइंड हार्टेड या रब गॉड फीयरिंग कह लें। मैं वैसे फीयरिंग नहीं हूँ, गॉड लवर हूँ। हाँ, मुझे डर के मारे नहीं मैं पूजता किसी को, मोहब्बत में पूजता हूँ। तो ये कुदरती है, क्योंकि माहौल सूफियों का मिला। तो सूफी जो बात है उसमें मोहब्बत ही है, सिर्फ मोहब्बत है और कोई रिचुअल नहीं है। गानों की अगर मैं बात करूँ तो जितने गाने आपने गाए हैं, जितने आप आगे गाएंगे या गा रहे हैं, वो सारे जो गाने लिरिक्स हैं, जो अगर मैं बात करूँ तो वो आप खुद लिखते हैं? मैं खुद नहीं लिखता जी। मतलब लिखता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि ये गाना इस काबिल है कि इसको गाया जाए। अब वैसे तो मैंने एक किताब भी लिखी है, सफ़र के दौरान जो मैं महसूस करता हूँ उस शक्ल में, कविता की, गीत की शक्ल में भी लिखता हूँ। 1-2 गाने मैंने गाए भी हैं अपने लिखे हुए, लेकिन और बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, गीतकार हैं, अच्छा सोचने वाले हैं। मेरा फ़न है सिंगिंग, उनका फ़न है शायरी लिखना। तो लिखने के बावजूद अपनी रूह की सेटिस्फैक्शन के लिए लिख लेता हूँ। मैं आपको बताया ना कि सफ़र के दौरान भी लोग उबासियाँ ले रहे होते हैं तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ, या लिखता हूँ या सोचता हूँ।
जैसे आजकल का जो दौर है, रिमिक्स का दौर है, आपका भी अभी एक गाना यूवी ने भी गाया, नचे नच नचे ये साडे नाल उन्हें दिल भी देंगे। मुझे याद है जब मैंने गाना और यूवी की आवाज़ में सुना, तो मैं यूवी की आवाज़ वाला गाना या यूवी ने जो अपने रीमिक उसका हुआ, उस गाने को याद करने के बजाय मैंने स्पेशली आपका पुराना सॉन्ग लगाया और मैंने उसको सुना। लेकिन जो गायकी, जो गायन उसमें है नज़र आया, वो आजकल के रिमिक्स के दौर में वो सेम चीज़ होती है नहीं होती है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, एक लड़का है हनी सिंह, उसका नाम जोजो है। उसका फ़ोन आया, कहने लगा कि मैंने आपका गाना रीमेक करना है, अच्छा। रिमिक्स करना है। तो नवराज की भी ख्वाहिश थी वो करे। अच्छा जी। मेरे बड़े बेटे नवराज हंस की जी। तो मैंने कहा चलो कर लो। वो दिल चोरी साडा हो गया, उसको म्यूज़िक चेंज किया तो वो रिन्यू हो गया। ये कहते हैं सोनू की सीटी का पता सोनू के टीटू की स्वीटी, ऐसा फिल्म का नाम जी। है। उसमें वो गाना आया तो आजकल पूरी दुनिया में जहाँ शादी होती है वहाँ दूल्हा दुल्हन उस पर डांस करते हैं। जी। पॉजिटिव पक्ष देखो जी। क्योंकि वो गाना तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, जब बाहर है ब्रॉड, अब पुराना हो गया था, शायद ख़त्म हो जाता, रीन्यू हो गया। तो बड़े बेटे ने टोटे टोटे हो गया, छोटे छोटे ऐसे कर दिया कर दिया या तो वो भी चल रहा है जी। ये साल के कहते हैं कि हिट गाने हुए। नहीं, वो हिट हुआ। नवराज युवराज जी हमारे सारी फैमिली के सबसे लाडले हैं, सिलवने हैं। तो वो जब गाता है आजा नच ले, तो मुझे लगता है मेरा दोबारा पुनर्जन्म हो गया, मैं रीन्यू हो गया। हाँ। तो दोनों ही सिंगर मेरे बेटे हैं, क्योंकि बेटे काल जी के टुकड़े होते हैं, इसलिए मुझे तो अच्छा ऐसे लगता है मेरे से बहुत अच्छा गा रहे हैं। नहीं। और मालिक और उनके लिए दुआएं करो, आप दोस्त हो सब उनके, आपके मित्र हैं, भाई हैं, आप दुआ करो कि वो और आगे बढ़े और अच्छे से चले। यही शुक्र है कि वो उसी लाइन पे हैं। वो नहीं अब कह सकते हमारी म्यूज़िक हिस्ट्री नहीं है, वो नहीं है क्योंकि उन्होंने गुलाम अली साहब की, जगजीत सिंह साहब की, सुरेश वाडेकर की गोद में वो रहे हैं, पले हैं। हमारे घर सब फनकार तशरीफ़ लाए हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े फनकार तशरीफ़ लाए जहाँ जलंधर में। मुझे ये भी शौक़ था साथ कि मेरे उस्ताद जी ने यही बोला था कि इनकी जूतियों में बैठा रहो, बस जहाँ जब मिले ले आओ, इनकी खिदमत करते रहो। जिस घर में बैठ जाएंगे दीवारें भी सुर में हो जाएंगी। तो इस वजह से ये चलते फिरते मेरे लिए दरगाहों की तरह थे सिंगर। तो इन बच्चों ने उनको सुना, उनकी संगत मानी है, दुआएं ली है, इसलिए ठीक गा रहे हैं। नवराज और युवराज दोनों गा रहे हैं आज के टाइम में। तो कभी ऐसा भी हुआ घर में माहौल कि वो आए हों, बोला कि आज हम यहाँ सुर में फंस गए और इसको यहाँ हमें आलाप नहीं आ रहा, यहाँ ये गाने में हमें गाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें हेल्प करें या गाइड करें? हाँ, जब वो ज़रूरत समझते हैं कि हमारे रिलेशन फ्रेंडली ज़्यादा है जी। मैं वो खड़ूस बाप कभी नहीं बना। हाँ, थोड़ा सख्त था कि मैं चाहता था पढ़े, डिग्री ले। जब गाना सीख रहा था, ख़ास तौर पे नवराज, उसके लिए मैं बहुत सख्त हो गया था। लेकिन सख्त इस लिहाज से था कि अगर जो काम करना है वो आना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ की शुरू में कि ग्रामर आनी चाहिए जिस काम में भी आप हैं। तो उस वक्त मैं बहुत कसाई की तरह बिहेव करने लगा, जिसका मुझे पछतावा भी है कि इतना सख्त नहीं होना। लेकिन आज मुझे खुशी होती है जब मुझे फंसा लेते हैं। सिली सिली हवा मैंने गाया, सीरीज कंपनी, भूषण जी ने बोला दोबारा हाँ जी, ये गाना करना। नवराज और आपका कोलैबोरेशन है इसमें। उसने मैंने तो एक राधा लिया तो वही ले रहा हूँ जब से गाना रिकॉर्ड हुआ। उसने एक नोट लिया, मेरी अक्ल हैरान हो गई। मैंने फिर मैं यहाँ आके भी सुनता रहा, सोचता रहा। फिर मैंने कहा यार मुझे स्लो गा के ना वो रिकॉर्ड करके भेजो जल्दी। तूने क्या किया वो? यानी नाज है मुझे इस बात पे कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा कभी ना कभी मुझे चित्त कर दे चारों खाने। उस्ताद पूरन शाह कोटी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? बस इत्तेफाक है रब दा। एक बस्ती पहले रेडियो में मैंने सुना था,
तो सबसे पहले तो मैं यमला जी हुए हैं एक लोक गायक, उनके तारे एक तारे के साथ उन्हीं को सुनता था। एक दुर्वेश आते थे हमारे गांव में अमृत वेले सुबह सुबह, वो शहरों में भी शायद आते, गांव में वो वक्त चेंज हो गया जी। तो वो कहते नाम जप ले न मानिए जिंदे औखे वेले काम में आया होगा। वो बस रूह तक उतर जाते थे। फिर यमला जी के गाने, फिर रेडियो उस वक्त में हमारे घर तो नहीं था, रेडियो भी बहुत बड़ी से पड़ोसियों के घर होता था, वहाँ मैंने सुनना। तो कभी कभी इनकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगना कि ये एक बंदा नहीं 10-20 बंदे इकट्ठे होकर आवाज़ इस किस्म का उनका बेस है, गा रहे हैं। काफियाँ आती थी बाबा बुल्ले शाह साहब की, शाह हुसैन की। तो मैंने देखा नहीं था, आवाज़ के जरिए मैं इनकी नक्शो नगार बनाता था। अच्छा, ऐसी शक्ल हो गई, ऐसी इमेजिनेशन। फिर मैं किसी से पूछता था, उस वक्त जलंधर हमारे लिए ऐसे था जैसे टोरंटो आ जाए बंदा, उधर चले जाए लंदन, मतलब दूर था। बस्ती दानिशमंदा पे एंड हो जाता था। अच्छा। तो दानिशमंद बस्ती एक दरगाह है सूफी, वहाँ कहने लगे कि इनकी कवाली है। तो हम लोग खेसियाँ ली हुई गांव से आ गया, किसी साइकिल के पीछे बैठ के, मैं भी था। अनाउंसमेंट हुई और सिंगर गा रहे थे, मैं तो इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, दर्शन करेंगे। आवाज़ सुनी थी तो शक्ल कैसी होगी, कैसे आए, बैठे, बाजा तबला सुर में हुआ। बस जब कवाली गाई ना, दमादम मस्त कलंदर, ऐसे दमादम मस्त कलंदर, तो मुझे ऐसे लगा जैसे हंटर कोई मेरे अजीबो गरीब बिजली सी कौंध गई। और वो नशा, वो जाम, वो एक मस्ती का आलम, पहला पैग मैंने उसी वक्त पिया। और जो वो पी ले फिर उस पैग की ज़रूरत नहीं, वो उतरता ही नहीं, बस वहाँ मिले। फिर मैं ज़िद्दी हो गया कि ज़िद कर ली अपने माँ बाप से कि मैं जाना जोगी दे नाल बंदरा पा के। तो वो कहते ये किस काम में पड़ गया यार बंदा, ये लाइक नहीं करते थे मराठियों के घर जाना। मैंने उनको बोला ये मरासी नहीं है, ये रब है। इनको, ये तो वो लोग हैं जिसको गुरु नानक साहब सुनते थे मर्दाने को, ये बहुत बड़े लोग हैं जी। तो उनको नहीं समझ आता था, हालांकि वो बहुत समझदार थे। कहते जहाँ मौजें ही मौजें हों वहाँ साहिल नहीं होता, जहाँ पे अक्ल होती है वहाँ पे दिल नहीं होता। तो वो अपनी तरह से सोचते थे। खैर आखिर उस्ताद जी के पास ले गए मुझे, मेरी ज़िद के आगे। मैं बाकायदा शागिर्द होना था, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। शागिर्दी में जो जो चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें होती, सामग्री होती है, तो मैंने 40 रुपए जोड़े थे किसी तरह। अच्छा। मुझे याद है, वो भी कहीं गवाच गए। हाँ। तो उस्ताद जी के फादर थे साईं निरंजन दास जी, बहुत बड़े सिंगर थे। ओके। तो कहने लगे 85 लिया, एक पग लिया, नमक थोड़ा सा करके मेरे मुंह में डाल दिया। तो मुझे कहने लगे अब एक चुटकी लेके अपने उस्ताद के मुंह में डाल दिया। उस्ताद ने मेरे, देखो नमक हराम नहीं होना कभी, मेरी बात याद रखना। बस फिर याराना शुरू हो गया। फिर हम उस्ताद शागिर्द भी बाद में, पहले बहुत अदब का रिश्ता था, मैं खामोश रहता था, काफ़ी साल बोला ही नहीं। उस्ताद गुरु के सामने क्या बोलना। उस वहाँ नकोदर छोड़ आते थे, जब मैं आबादपुरे रहते थे तब भी मैं देखता रहता था। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिफ्ट कराई, फिर दोस्ती बन गई। फिर ये आलम हो गया कि जैसे बाप या उस्ताद भी हैं, हम दोस्त भी हैं। उस पे आगे कोई सिलसिला है, वो अनस्पोकन लैंग्वेज है, उसी से सारा कुछ निकलता है। एक्चुअली उसी से निकलता है, सुर भी, कामयाबियाँ भी, प्रसिद्धियाँ भी, दौलतें, शोहरतें। जब आपका गुरु मेहरबान हो जाए तो फिर वो यही कहता है बस चल मौजा कर, मौजा कर। तो गुरु उस्ताद ने आपको सबसे पहले जब आपको गायन शैली आपको देनी शुरू की, गायन की शिक्षा आपको देनी शुरू की, तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया? जो सबसे पहले जो वो कहते हैं सा के साथ जो आपको गायन में सिखाया होगा सबसे पहले, वो क्या चीज़ थी? वो ऐसे उस्ताद नहीं हैं जैसे एकेडमी में होते हैं कि बैठा के शागिर्दों से फीस ली और 1 घंटा सिखा दिया, सारे गामा पादा नहीं सा नी दा माज वट एवर, जो भी नोटेशन। वो ऐसे थे कि
ये अजीबोगरीब लाइन है गुरु शिष्य वाली। किसी को रब मिल गया, किसी फकीर को, तो दूसरे फकीर ने बोला कि तेरे को रब कैसे मिला? कहते जैसे कुत्ते को मालिक मिलता है। कहते कुत्ते की मर्जी से नहीं, मालिक की। कुत्ते का काम है आगे पीछे मालिक के घूमते रहना, कभी कभी वो मेहरबान आके होके ऐसे ऐसे करता है, पर कुत्ता दखल नहीं दे सकता उसकी मौज में। तो ऐसे ही मैं देखता रहा कितने साल। फिर एक दिन आके कहने लगे सुरला, ला सुर। फिर सुर लाया। फिर एक दिन मैं रियाज कर रहा था, फिर थोड़ा बताया। फिर बापूजी जो उनके फादर थे, उन्होंने छोटी छोटी, मुझे याद नहीं होता था सारे गा मैं तो तुम्बी में गाने वाला, तो उन्होंने स्लिप ला के ना छोटी छोटी पर्चियाँ ला के बाजे पे, फिर उन्होंने कहा इसको दबाई जा। तो फिर कभी बाकायदगी से नहीं उन्होंने ये बैठा के कहा कि ये, बस मैं पी गया अपने उस्ताद को मोहब्बत में। रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा है। ये सीखने से नहीं आता, खिदमत से आता है जी। और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इतने टाइम लगेगा या ये है। जब वक्त की गिरफ्त से आप बाहर टाइमलेस हो जाते हैं, तो मोहब्बत में टाइम की स्पीड और होती है। मोहब्बत ना हो जिस शख्स से, टाइम की स्पीड और होती है। तो वो वक्त कोई प्रॉब्लम में थोड़ी गुजरता था, देखते जाना उसको, देखते जाना, ये इबादत थी। एक दिन कहने लगे कि जाओ फिर, अब दौलत शोहरत तेरे पे उल्टा आशिक हो जाएगी। तो फिर देख लो कि दुनिया भर के अवार्ड, यानी इंटरटेनर ही रहता है सिंगर जो होता है ना, एंटरटेन करता है। ब्याह शादियों में गा लिया, वहाँ गा लिया, बहुत अच्छी बात है, बुरी नहीं। लेकिन मुझे एकेडमिक लाइन में भी फिर रिकॉग्नाइज किया गया। पता नहीं कि हमारे मुल्क के 2-3 राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर साहिबान, अमेरिकन प्रेसिडेंट, पाकिस्तान, फिलीपींस, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या अवार्ड मिले जी। मोस्ट प्रेस्टिजियस हाईएस्ट अवार्ड जी। और यूनिवर्सिटियों में जो हर क्लास में फेल हो जाता था वो प्रोफेसर लग गया जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में जी। और जो बंदा हेडिंग नोट नहीं कर पाया पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स रखी हुई थी वैसे तो मैंने, पॉलिटिकल साइंस थी, उस पे देखो आज पीएचडी की बच्चों ने डॉक्टर बन रहे हैं जी। तो ये उस्ताद का कर्म है, ये गुरु का कर्म है, माँ बाप का आशीर्वाद है। बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए, दोस्तों से प्यार करना चाहिए और उस्ताद की गुलामी करनी चाहिए। यही नुस्खा मैं देता हूँ बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं हमने भगवान तो देखे नहीं, पर वो गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद देव बताऊँ। तो मुर्शद से मिलाने के लिए गुरु ही रास्ता देते हैं, तो वही आपको मिला। बस वही है, बस रब देखने वाली चीज़ ही नहीं, फील करने वाली है। हवा का ठंडा झोंका आपको छू के चला जाता, आपको कितना आनंद आता है, लेकिन आप उसकी शक्ल थोड़ी है कोई। बिल्कुल। आंसुओं की निकलते हैं जब, आपको पता थोड़ी है कौन इमोशनल कर रहा है। जब हंसते हैं आप बेसाख्ता, लाफ्टर, पता थोड़ी है। वो फीलिंग का नाम ही रब है, खास तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है जी। तो दिखाई देखना है तो फिर दोस्तों में, जो उसकी क्रिएशन में देखो। वैसे आज सोच के तो मैं आई थी कि आपसे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सुन के जाऊंगी, पर शायद आपकी तबीयत आपको इजाज़त नहीं देगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपकी आवाज़ में 2 लाइंस अपने दर्शकों को भी और खुद भी ज़रूर सुनना चाहूँगी। आप बताओ क्या सुनना चाहते हैं? आपके उस्ताद से आपने पहली बार वही सुना था, दमादम मस्त कलंदर, तो आप वही सुना दीजिए। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा
सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, हट दमादम मस्त कलंदर, लली शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। वाह जी वाह। देखा तबीयत ठीक हो गई मेरी। सुर में इतनी पावर है। जी बिल्कुल। जैसे अभी मैंने बात की थी युवराज और नवराज की, पर जो आजकल की गायकी का माहौल चल रहा है, जी। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नवराज जी युवराज जी आज के दौर के आर्टिस्ट हैं। आज के दौर के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, गाना कोई भी बुरा नहीं है। जी। नवराज को तो बहुत सख्ती से सिखाया, तो युवराज जी लाडली पता नहीं कब एक्टर बन गया और कैसे हीरो बन गया, अच्छा। समझ से हमारे बाहर है। ऐसा। सारे परिवार की कोशिश नवराज जी के लिए थी कि ये आर्टिस्ट बनेगा, ये डिग्री लेके शायद कुछ और करे, लेकिन जो रब चाहता है। जी। तो वो आज के दौर में ठीक है, अच्छा गाते हैं मेरे हिसाब से, तो सुर में है और सुर में कर देगा रब। आपके जो संघर्ष के टाइम की अगर बात करूँ, उस टाइम में आपका एक इंसिडेंट मुझे थोड़ा सा पता है, बाकी अगर आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों के साथ भी वो शेयर कर दे तो सबको पता लगेगा कि वो ठेले वाला इंसिडेंट क्या था। एक लता जी का गीत है, जी। जब मैं सुनता था उन दिनों, जी। अब भी खैर, पर उन दिनों की कोई और बात थी। वो गाना था, बुझे तो ऐसे जैसे किसी गरीब का दिल, जले तो ऐसे जैसे चिराग जलते हैं। इस बात को आप फील करो, जिसने गरीबी नहीं देखी उसको नहीं ये लफ्ज़ फील होता कि गरीब का दिल कैसे बुझता है। मेरा चाय को दिल कर रहा था, चाय की उसकी बड़ी अच्छी दुकान थी, बड़ा अच्छी पगड़ी बांधते थे खुले वाली बुजुर्ग। उनको मैंने बोला कि चाय पीने को दिल करता है। कहने लगा 25 पैसे हैगे, वो तो 25 पैसे की आती थी कप चाय का शायद। मैंने कहा जी चाय को दिल करता है लेकिन पैसे नहीं है। कहते दिल पे कंट्रोल रखो, चाय तब मिलेगी जब पैसे। फिर एक कुलचे की रेडी वाला बंदा था जिसको ठेला आपने बोला, उसने सुन लिया, उसने चाय भी मंगाई, मुझे कुलचे भी खिलाए। अच्छा। हाँ जी। तो फिर खैर जो बाद में हुआ वो मैं अपने मुंह से नहीं ठीक लगता। नहीं, बाद में क्या हुआ कि जब अच्छे दिन आए तो आज के टाइम पे भी आप वहाँ पे पैसे भिजवाते हैं। बहुत जरूरी है। एक मेरे पास पैसे जब नहीं होते थे तो बाज दफ़ा बंदा थक भी जाता है ना पैदल चल चल के। एक रिक्शे वाला था, वो खुद ही मुझे बिठा लेता रिक्शे में, तो उसको मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैं कह शाम को कहीं जुगाड़ होगा तो उसको पैसे दे दूंगा, बख्शीशी रिक्शे वाला। तो फिर वो मुझे कभी पैसे नहीं देख लो मांगता था, हालांकि उसने वो दिहाड़ी वाला बंदा था। लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं। तो फिर बख्शी को चाहिए ना मैं मोटरसाइकिल लेके दूँ जब कामयाब हो जाऊँ या कुछ भी, लेकिन वो गैरतमंद ही ऐसे लोग थे। कहने लगे कामयाब हो गया तो उत्तर के काले शीशे वाली गाड़ी से मुझे मैं हेलो कर ली, इतना ही बहुत है, बाकी हमें यही काम करके मज़ा आता है। एक्चुअली सुर प्रवेश ही तब करता है। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, अगर बच्चे जिन्होंने गाना है अगर सुन सकें या समझ सकें इस बात को, सुर वहीं प्रवेश करता है जहाँ पे सॉफ्ट दिल है। अदरवाइज आप गा लेंगे, आप पॉपुलर भी हो सकते हैं, लेकिन सुर में गाना और बात है, शोहरत याफ्ता दौलत याफ्ता होना और बात है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि शुक्र है मालिक का, दिल तो मैंने नहीं बनाया, नेचर भी मैंने नहीं बनाई, क्रेडिट तो रब सोने को ही जाता है। तो जैसा भी मैंने बनाया, मुझे बनाया, शुक्र है। एक शेर है कि जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, मैंने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। तो उसका शुक्र है, वही बनाता है, वही इस खोपड़ी को ये जो इतनी वाइब्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, क्या यानी उसने बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी कर देता है। और जब वो नाराज़ हो जाए फिर बंदा अकड़ में आ जाता है। कहते ना कि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान होती है। तो मेरा ख्याल है
कि मुलायम रहना चाहिए, मुलायमियत रहनी चाहिए, गुदाज रहना चाहिए दिल को। जी, हमने आपके पेरेंट्स की भी बात की, हमने आपके बच्चों की भी बात की, हमने आपके दोस्त, आपके लाइफ पे आपकी बात की। अगर मैं अब आंटी जी के बारे में बात नहीं करूंगी तो जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हाँ जी। तो उनके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ हैं जो, उन्होंने आपका कैसे साथ दिया? मेरे कच्चे कोठे में उसको मैं ब्याह के लाए थे? लाया था। तो वो बहुत अमीर थे। वो उस वक्त जब साइकिल नहीं होती, उस वक्त उनके पास ट्रक कारें वारे थी उसके, यानी खानदान इतना रिच था। कच्चे कोठे में लेके आए जिस औरत को, लड़की को, तो अपने उसने रिस्क ले लिया। तो मैं मेरी नेचर जितनी सॉफ्ट है वो, उसका एक कंट्रास्ट भी है कि मैंने कहा यार कि क्या बोली सी मेरी लगा दी है वहाँ। मैंने दाजवाज नहीं लेना और मैंने बारात शरात नहीं ले जानी। वो अमीर होंगे तो बापरे, मैं तो 4-5 बंदे जाएंगे। तो अगर करना ही है आपने तो आनंद कारज करा लेते हैं। वो अरेंज था, अरेंज मैरिज थी, माँ बाप की खुशी के लिए। तो पहले ही मैंने कच्चे कोठे में किश्तों पे कर्जा लेके एक बेड, एक टीवी, उस वक्त कलर्ड नहीं टीवी होते थे, और जो जो चाहिए उसको ले आया था, देख लो मैं। अच्छा। एक चीज़ नहीं मैंने ली। तो वो लड़की जो कार में पढ़ने जाती थी, मिट्टी का पोछा, वहाँ कच्ची होती लेप है, लेप हाँ, लगाते हैं मिट्टी वहाँ का। मार्बल शार्बल नहीं होता। अच्छा। तो गांव में मिट्टी तो अपने सर पे वो दाबड़े में उठा के उठा के लाती थी। तो ये भी एक मोहब्बत है। तो और क्या बोलूं उसके मतलब बारे में। इतना बैकग्राउंड, इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली होने के अपने आप को बावजूद चेंज रंग में रंग बच्चे है। कहाँ करते हैं। वो कहती मैं ऐसी जिंदगी कहाँ आ गई नर्क में। आज की मेंटालिटी। आप बंदा, उसको पता थोड़ी था आगे जाके नाम, खैर ये अलग बात है, बाद में तो उसको शोहरत मिली। टोकरे भर के डायमंड दे मिले। उस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तबीयत भी मेरी वैसी बंजारों जैसी है। फैमिली ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई है अच्छा। बॉम्बे, क्योंकि उनको मैंने समझाया कि अगर बॉम्बे वो जगह है, समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है जी। वहाँ डुबकी लगाओगी तो दुनिया में नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारा ज़माना और था। एक वीडियो आई है तो एक्टर एक्ट्रेस पे भारी हो जाती थी वो वीडियो। मैंने देखा उन दिनों जब वीडियो, यानी वीडियो में एक बच्ची थी तो वो एयर होस्टेस थी, किसी ने सिफारिश की इसको वीडियो में चांस दे दो। मैंने कहा वो तो बॉम्बे मिलती, वो तो एयर होस्टेस थी, पहले ही मेरे से बॉम्बे पहुंच गई। उसने गाना किया दिल चोरी साडा, वो एक्ट्रेस बन गई। उसने नाम भी चेंज कर लिया, उसका नाम मलका शरावत है। अच्छा। एक लड़का है इन जैसा था, जैसे कि बच्चा यंग सा एक्सरसाइज करता था सन एंड सैंड होटल में। तो वहाँ सरोज खान थी कोरियोग्राफर, उस बच्चे को चांस दिया। मेरे साथ ऐसी मॉडल बना के ट्रेन में बैठा है, गाना था जवाब नहीं गोरी उसदा, जो वो उसका नाम जॉन इब्राहिम है। हाँ। अच्छा। एक लड़की आई, उसका नाम मंत्र जैसा था, गायत्री। अच्छा जी। झांझरिया दरदाती गोरी, उसने वीडियो बनाई तो वो शाहरुख खान के साथ हीरोइन आई। अगली वीडियो में आप मुझे ले लेना। अपनी अगली वीडियो के लिए मुझे अभी बता दो बस। आप तो कहते जिंदगी से गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अब तो मैंने रात शेर बोला, मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया ना। हाँ जी। मैंने कहा बहुत आपने साजिश की है मेरे साथ। कहने क्या आपको खुशी नहीं हुई? मैंने कहा खुशी भी हुई, लेकिन लाइफ अचीवमेंट अवार्ड का मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर मैंने शेर बोला कि किसको समझाएं अयूब कि बड़ी चीज थे हम, किस किस को समझाएं अयूब कि बड़ी चीज थे हम, हो गए खाक मगर नाम वही है अब तक। बिल्कुल, नाम वही है अब तक। भैया आज तो हम मुलाकात किया हम लोगों ने राज गायक पद्मश्री श्री हंसराज हंस जी से। इसी तरह से देखते रहें हमारा शो रूबरू। अगली बार फिर से आपको ऐसे ही एक अच्छे फनकार के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक नमस्कार।